जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टाइलस एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीजें सीखी थी। कहता है इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न हाउ अ स्टार इज फॉर्म। हमने ये सीखा था कि स्टार बनता कैसे है, निब्यूला कैसे बनता है, फिर निब्यूला से जो है मेन सीक्वेंस स्टार में कैसे जाते हैं, स्टेबिलिटी हमने देखी थी। और मेन पॉइंट हमने ये सीखा था कि सर जो एक्चुअल में स्टार्स है उनकी डिपेंडेंस किस पे है। और वो मैंने बताया था कि सर इट डिपेंड्स अपॉन मैस। जो मेरे पास ग्रेटर मैस वाले हैं उनकी लाइफ जो है शॉर्टर होती है, और जो स्मॉलर मैस वाले हैं उनकी लाइफ लॉन्गर होती है, या जो स्लो मूव कर रहे होते हैं उनकी लाइफ लॉन्गर होती है। तो ये हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद अब मेन सीक्वेंस स्टार से नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे, अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार से नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है हमारे पास। उसने कहा सर व्हाई डज द स्टार लीव अ मेन सीक्वेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टार जो है वो मेन सीक्वेंस लीव क्यों करता है। कोई भी स्टार जो है वो मेन सीक्वेंस लीव क्यों करता है। तो हमें उसमें 3 से 4 चीजें समझ आती हैं। पहला पॉइंट जो इस हवाले से समझ आता है वो ये है कि सर हाइड्रोजन फ्यूल इनसाइड द कोर इज लिमिटेड। जाहिर सी बात है किसी भी स्टार के अंदर जो फ्यूल ऑफ हाइड्रोजन है वो बड़ा लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी कि सर टैंक ऑफ बाइक्स हैं, उसमें आपके पास फ्यूल है, तो फ्यूल लिमिट होना है, एक लिमिट तक फ्यूल होगा, अनलिमिटेड थोड़ी हो सकता है। तो वो फ्यूल ने खत्म तो होना ही है। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड। अब हाइड्रोजन जो है वो यूज हो चुकी होती है बहुत सारी तकरीबन। और कहता है हाइड्रोजन डिक्रीज होती है, हीलियम इंक्रीज हो जाती है, और फ्यूजन शो इन द स्लोस इन द कोर। और जो हमने कल पढ़ा था कि फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, डिफरेंट गैसेस मिलकर डिफरेंट गैसेस बन रही होती हैं, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। और फिर ग्रेविटी बिकम स्ट्रॉन्गर देन द आउटवर्ड प्रेशर। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस वीक हो रही है, कम हो रही है, फ्यूल कम हो रहा है। अब फ्यूल कम होने का मतलब ये है कि जो कल हमने पढ़ा था आउटवर्ड प्रेशर वो कम हो रहा है। आउटवर्ड प्रेशर के कम होने से जो इनर प्रेशर ग्रेविटी का होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है हाइड्रोजन फ्यूल एंड्स, कोर कंट्रैक्ट्स एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो होगा क्या, हाइड्रोजन का फ्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सॉरी। और वो कोर जो उसकी है, स्टार की इनर जो बाउंड्री है, इनर जो वॉल है समझ लें, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सुकड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे बैलून के अंदर से हवा निकलना शुरू हो जाए इस तरह से, तो बैलून के तब पिचकना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट था कि सर क्यों मेन सीक्वेंस लीव करते हैं, तो उसमें मेन रीजन समझ आती है हाइड्रोजन के फ्यूल का खत्म हो जाना। फिर उसके बाद आता है पॉइंट कि सर रेड जेंट कैसे बनता है। रेड जेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार टॉपिक है ये भी। इसकी जितनी डिटेल्स है ना वो बहुत बहुत कम है। मतलब आप कहते हैं रेड जेंट इज अ स्टार दैट एग्जांपल एक्सपेंड्स इनॉर्मसली आफ्टर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। अब रेड जेंट कब बनता है कि जब सर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा। मैं आपको अगर इसका सिनेरियो थोड़ा सा ये देखें, अब रेड जेंट कब बन रहा है कि जब इसमें से, अब लग रही दज्जाल की आंख है वैसे, अल्लाह माफी दे। अब हो क्या रहा है कि जब इसमें मोस्ट ऑफ दी हाइड्रोजन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुका है, फ्यूल हाइड्रोजन का खत्म हो रहा है। तो ये क्या होगा सर, रेड जेंट बनना शुरू हो जाएगा। अब रीजन आती है कि एक्सपैंड क्यों होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्यों एक्सपैंड होता है, हाइड्रोजन फिनिश हो गया, कोर कंट्रैक्ट हो गई, टेम्परेचर राइज हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन की आउटर लेयर जो है स्टार्ट कर देगी फ्यूजन। इनर लेयर को कोर कहते हैं, आउटर को क्लैडिंग कहते हैं समहाउ फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट आउटर लेयर के बारे में समझ लेते हैं कि सर जब इनर कोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आउटर जो है वो लेयर जो है वो आपके पास फ्यूजिंग करना स्टार्ट कर देगी, और एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज अराउंड द कोर। और फिर उस कोर के अराउंड जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आउटर लेयर एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, रेड जेंट बन जाएगा। तो कहता है ऑल थ्रू द स्टार बिकम लार्जर, सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या होगा, स्टार लार्जर बनने का, उसका सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर इट अपीयर्स रेड, दैट डज नॉट मीन होटर। अब इसका यहाँ ये मतलब नहीं है कि रेड गर्म है, नहीं नहीं। अब देखे ना, एक तो उसमें तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब उसकी जो अपनी एनर्जी थी वो तो खत्म होना शुरू हो रही है, फ्यूजन खत्म हो रही है। और हमें पता है फ्यूजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हीट रिलीज भी होती है, हीट अब्सॉर्ब भी होती है, मतलब बॉडी का जिस्म गर्म रहता है।
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये कहते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाईजान ये रेड जो होने का मतलब है कि गर्म हो रहा है, नहीं, रेड नहीं, गर्म नहीं हो रहा, ये ठंडा की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या होता है, एज टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग हीलियम फ्यूजन बिगिंस। अब जैसे जैसे कोर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होता है सर, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीजिंग हीलियम फ्यूजन बिगिंस। Helium's carbon plus carbon, oxygen in massive star, carbon, neon, magnesium, सिलिकॉन एंड आयरन। अब होता क्या है, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन डेवलप होती है इन मैसिव स्टार। बड़े स्टारों में क्या होता है, कार्बन, नियॉन, मैग्नीशियम। तो फ्यूजन स्टॉप एट आयरन। व्हाई? आयरन फ्यूजन डज नॉट रिलीज एनर्जी, इंस्टेड इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब फ्यूजन का मतलब है कि उसके अंदर से जितनी गैसें वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर मैसिव स्टार होगा उसमें से कार्बन निकलेगा, फिर नियॉन निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा, सिलिकॉन रिलीज होगा, आयरन पे आके स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि आयरन जो है उसमें फ्यूजन अक्कर नहीं होती, उसको आयरन को एक्चुअल में एनर्जी चाहिए खुद, उसको एनर्जी खुद चाहिए फ्यूज होने के लिए। तो अब उसके पास जो एनर्जी है वो उसके लिए इतनी नहीं है कि जिसमें वो इजीली स्टोर कर फ्यूज, इजीली तौर पे क्या कहते हैं उसे, डिफ्यूज हो सके, मतलब फ्यूजन उसमें आ सके, ठीक है। तो ये फ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हमने कर लिया समहाउ। आगे आता है सर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मेन सीक्वेंस स्टार से रेड जेंट बनता है, रेड जेंट फाइनल फेट डिपेंड ऑन मैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस चैप्टर के, इस टॉपिक का। फाइनल फेट डिपेंड ऑन मैस। कैसे जी? इफ लो मैस मतलब लाइक सन है और हाई मैस मैसिव स्टार्स बनाएंगे, रेड जेंट बनेगा। रेड जेंट के बाद ये जो फाइनल इसका रिजल्ट निकलना डिपेंड करता है किस पे, मैस पे। अगर मैस कम होगा तो हमारे सन की तरह का कुछ तारा बन जाएगा वो, और अगर मैस ज्यादा होगा तो एक मैसिव स्टार बन जाएगा। अब ये फाइनल फेट डिपेंड ऑफ मैस का जो है ना, आपने माइंड में रखना है। इसकी आगे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। अब आते हैं इसके बाद, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं लो मैस स्टार्स की। तो लो मैस स्टार्स में से कहा, आफ्टर द रेड जेंट स्टेज द आउटर लेयर स्लोली मूव इनटू स्पेस। अब होता क्या है, जब रेड जेंट स्टेज पे आ जाता है तो आउटर लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में जाना शुरू हो जाती है। और जब स्पेस में जाना शुरू होती है तो क्या बनना शुरू होता है, प्लेनेटरी न्यूब्यूला। ये कहां से आ गया, ग्रेविटी। प्लेनेटरी न्यूब्यूला बनना स्टार्ट हो जाता है जी। द एक्सपेंडिंग आउटर शेल ऑफ अ डाइंग लो मैस स्टार, ठीक है। जब स्टार की समझ लें डेथ की तरफ अभी जब जा रहा है तो क्या होता है, प्लेनेटरी न्यूब्यूला बनना शुरू हो जाता है। कहता है डिस्पाइट द नेम इट हैज नथिंग टू डू विद प्लैनेट्स, अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स थॉट दैट दे लुक लाइक प्लैनेट्स थ्रू स्मॉल टेलीस्कोप्स, ठीक है। अब प्लेनेटरी न्यूब्यूला बन जाएगा, और फिर आफ्टर द आउटर लेयर लीव ओनली द हॉट कोर रिमेन्स। अब जब इसकी आउटर बाउंड्री, आउटर कोर जो है वो खत्म हो जाएगी, आउटर लेयर खत्म हो जाएगी, फिर जस्ट अंदर क्या रह जाएगा, कोर रह जाएगी। क्योंकि आपको पता है आउटर लेयर क्या कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी। अब जब आउटर लेयर खत्म होगी, इनर हॉट कोर रिमेन्स रह जाएगी, तो इट विल बिकम्स नाउ अ वाइट ड्राफ्ट। ये सफर है रेड जेंट से लेके व्हाइट ड्राफ्ट तक का। द स्मॉल डेंस हॉट कोर लेफ्ट आफ्टर लो मैस स्टार डाइस। जब लो मैस स्टार खत्म हो जाता है, फोर्थ हो जाता है, तो क्या होता है कि सर फिर पीछे सिर्फ हॉट कोर लेफ्ट रह जाती है। वेरी स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली डेंस होती है, वेरी हॉट होती है, कोई फ्यूजन नहीं होती, स्लोली कवर्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत खरबों साल बाद जाके ठंडी हो जाएगी। एंड टीस्पून ऑफ व्हाइट ड्राफ्ट मटेरियल वुड हैव एन इनॉर्मस मास बिकॉज़ ऑफ इट्स डेंसिटी। कहता है कि अगर उस व्हाइट ड्राफ्ट को, ये जो व्हाइट ड्राफ्ट है इसका सिर्फ एक टीस्पून ही, इस व्हाइट ड्राफ्ट का एक टीस्पून, जस्ट एक टीस्पून एक इनफ मैस रखता है। उसने कहा अ स्पून ऑफ व्हाइट ड्राफ्ट मटेरियल वुड हैव एन इनॉर्मस मास बिकॉज़ ऑफ इट्स डेंसिटी। ये पॉइंट भी आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे था। अब लो स्टार की बात तो हो गई, अब देखते हैं जी कि हाई मैस स्टार के साथ क्या बनता है। कहता है कि सर मैसिव स्टार्स हैव मच स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी आफ्टर रेड जेंट दे कंटिन्यू फ्यूजिंग हैवी एलिमेंट्स। अब जो स्टार्स मैसिव होते हैं वो कंटिन्यूअसली फ्यूजन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हुई होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, कि इवेंचुअली आयरन फॉर्म्स इन द कोर। और क्या होता है कि उनकी कोर के अंदर आयरन फॉर्म हो जाता है। आयरन कैन नॉट रिलीज एनर्जी, फ्यूजन स्टॉप हो जाती है विदाउट आउटवर्ड प्रेशर, ग्रेविटी विंस, कोर कोलैप्स सडनली। क्या होता है, आयरन फ्यूजन खत्म कर देता है जो फ्यूजन हो रही होती है। अब जब जैसे ही फ्यूजन खत्म होती है तो आउटवर्ड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और इनवर्ड प्रेशर ग्रेविटी का बढ़ जाता है। अब जब एक चीज को आप अंदर की तरफ खींच रही है, कोई चीज को अपने अंदर की तरफ खींच रही है,
तो उसको अपने अंदर की तरफ खींचने से बाहर का प्रेशर जब वो कम हो गया तो कोर कोलैप्स सडनली तबाह हो जाएगी कोर, जैसे आपके साथ वो टाइटैनिक के साथ हुआ या लास्ट में एक सबमरीन के साथ हुआ था आपके साथ। अब जब ये मैसिव स्टार का फिनोमेना हो गया तो देन सुपरनोवा इज फॉर्म। कहते हैं सुपरनोवा इज अ पावरफुल एक्सप्लोजन दैट अकर्स व्हेन मैसिव स्टार कोलैप्स एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अब सुपरनोवा कब बनता है? जब आपके पास एक मैसिव स्टार की डेथ हो जाती है, एक सुपरनोवा बन जाता है सर। आप ये देखें कुदरत की निशानियां, कुदरत की चीजें कैसे कैसे क्या क्या चीज हो रही है। और फिर आफ्टर सुपरनोवा डिपेंड ऑन द मास ऑफ द रिमेन्स कोर। जब स्टार तबाह हो गया, तबाह होने के बाद अब उसका जो लेफ्ट रहता है पार्ट, वो लेफ्ट जो पार्ट रहता है वो कहता है इट्स कोर इमीडिएटली इफ कोर इज मॉडरेटली मैसिव। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द रिमेनिंग कोर, तबाह होने के बाद सुपरनोवा के बाद अब उसका मैस देखते हुए कि कोर का कितना मैस रह गया है। इफ कोर इज मॉडरेटली मैसिव, अगर कोर मॉडरेटली मैसिव होती है, मॉडरेटली मैसिव होती है तो सर न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ठीक है, अगर मॉडरेट साइज में है। हम पार्ट 3 में न्यूट्रॉन स्टार को डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर कोर एक्सट्रीमली मैसिव है, मतलब मॉडरेट नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी कोर हो चुकी है, तो सर इट फॉर्म्स एन ब्लैक होल। ये क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? ब्लैक होल बनाएगा। इस टॉपिक की बहुत ज्यादा डेप्थ है ब्लैक होल की। यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आता है, शेयर कर देता हूँ आपसे ये पॉइंट ब्लैक होल के अकॉर्डिंग। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ ये पढ़ा है कि सर हर एक चीज का एक्शन और रिएक्शन है, हर एक चीज का। तो दुनिया भी जो घूम रही है उसमें भी एक्शन और रिएक्शन तो चल रहा होगा किसी न किसी तरह। मतलब कोई दो फोर्सेस एक्ट कर रही होगी ना, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं। हमें पता है जमीन पे फोर्स कर रही है ग्रेविटी की, तो दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? को बता सकता है दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है जमीन पे? एक तो फोर्स ग्रेविटी की है ना, इनवर्ड एक्ट कर रही है, तो आउटवर्ड कौन सी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है जिसने इसको बैलेंस किया हुआ है? तो दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ब्लैक होल की फोर्स है। ब्लैक होल की फोर्स आउटवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है, इसलिए आप स्टेबिलिटी पे है। क्योंकि जब भी कोई सितारा टूटता है तो वो दो तरह की चीजों में चेंज होता है। एक जो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। इस चीज को स्टीफन हॉकिंग ने अपनी थ्योरी के अंदर, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ये दोनों पॉइंट्स वहां पे डिस्कस होते हैं कि सर एक फोर्स एक्ट कर रही है इनवर्ड ग्रेविटी की और एक फोर्स एक्ट कर रही है ब्लैक होल की आउटवर्ड। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ब्लैक होल की डिस्कशन पे इन द कुरान, जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो डिस्कशन नहीं है ब्लैक होल की मेरे इल्म के मुताबिक, नाकस इल्म के मुताबिक, लेकिन ब्लैक होल की अगर फॉर्मेशन देखी जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए, तो ब्लैक होल बनता ही तब है जब सितारा टूटता है। बात समझ आई है? मैंने कल भी आपसे एक आयत शेयर की थी कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने बताया है, और बड़ी अजीम कसम खा के अल्लाह ताला ने बताया, मुझे उस आयत का रेफरेंस याद नहीं आ रहा, इससे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसका मफहूम ये था कि जब कोई सितारा टूटता है, कसम है उस सितारे के टूटने की, तो जब सितारा टूटता है तो वो दो चीजें आपको पता है बना रहा है, न्यूट्रॉन स्टार बना रहे हैं, ब्लैक होल बना रहा है। तो ब्लैक होल क्या है? वो आपका एक आउटवर्ड प्रेशर है, ग्रेविटी इनवर्ड प्रेशर है, जिसने दोनों चीजों को बैलेंस किया हुआ है। बहरहाल मोर ओवर इस पर डिस्कशन नेक्स्ट पॉइंट पे टच पे करेंगे। आगे आता है जी ब्लैक होल, एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। ब्लैक होल जो है उसकी सबसे बड़ी जो रियलिटी है वो ये है कि सर ब्लैक होल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट है जिसमें से ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रेविटी है कि लाइट भी पास नहीं हो सकती ब्लैक होल की। और ब्लैक होल अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक देखा जाए तो ब्लैक होल कुछ इस तरह का सिनेरियो है, मतलब कि अगर आपके पास रबड़ की शीट है, उस रबड़ की शीट पे आपने एक बॉल फेंका है, बॉल रखा है, तो बॉल उस रबड़ की शीट को ऐसा स्पेक्ट्रम बना देगा, ऐसा मतलब डाउनवर्ड एक चीज आएगी
ठीक है। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती। Anyhow, anything crossing the event horizon can't escape, और कोई भी चीज इसमें से अगर गुजर रही है तो उसकी कोई जगह नहीं आगे निकलने की, ये बात कहता है। हालांकि जहां ब्लैक होल मौजूद है वहां व्हाइट होल भी मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें आसमानों के रास्तों पे, तो एक आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता क्या है? ब्लैक होल्स है ना। तो जब एक आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता ब्लैक होल्स है, तो यहाँ ब्लैक होल से निकल के आगे क्या आएगा? रोशनी, व्हाइट होल। तो जहां ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करता है। तो कहता है ब्लैक होल इज नॉट अ होल इन स्पेस, इट इज एन एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कोलैप्स ऑफ अ मैसिव स्टार। कहता है इस ये कोई होल नहीं है, जैसे एक होल होता है ना जिसकी क्रॉसिंग है, ये कहता है कोई होल नहीं है, हालांकि ये एक होल है। साइंस यहाँ पे गलत है थोड़ी सी। वो कहता है ब्लैक होल क्योंकि होता है जिसके आर पार दूसरा नजर आ रहा होता है, मतलब यहाँ से गुजरेंगे दूसरा। लेकिन कहता है ब्लैक होल एक होल नहीं है, ब्लैक होल एक होल है जिसमें से गुजर के दूसरी जगह शुरू हो जाती है, दूसरा आसमान शुरू हो जाता है, दूसरी समझ दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रातों को सफर किया था। बात समझ आई है थोड़ी सी। और ये बहरहाल उसने ब्लैक होल के बारे में बताया। अब इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। निब्यूला बनता है प्रोटोस्टार से, और प्रोटोस्टार बनता है, फिर मेन सीक्वेंस आता है, फिर रेड जेंट आता है। रेड जेंट में सर दो तरह में डिवीजन करते हैं हम लोग। एक मेन मैसिव स्टार होता है, एक लो स्टार होता है, सन बनाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या करता है? आगे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बना देता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर 1 मिनट रिवीजन आपको चाहिए इस टॉपिक की, तो वो ये है कि सर हाइड्रोजन फ्यूल फिनिश होता है, ग्रेविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है कोर को, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्टार कर देता है एक्सपैंड, और रेड जेंट बन जाता है। रेड जेंट बनने से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लो मैस स्टार और हाई मैस स्टार में। लो मैस स्टार प्लैनेटरी निब्यूला बनाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, जबकि हाई मैस स्टार सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनाता है। और ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं। व्हाई डज अ स्टार बिकम रेड जेंट? सर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। प्लैनेटरी निब्यूला क्या है वो आप बता सकते हैं। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? व्हाई डज न्यूक्लियर स्टॉप एट आयरन, को क्या आयरन को खुद की जरूरत है सर। सुपरनोवा क्या है? ब्लैक होल कैसे फॉर्म्ड होता है? व्हाई इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्टार डिपेंड ऑन इट्स मास? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज आप लोग खुद इसको रीड आउट कर लें, पढ़ लें क्या एमसीक्यूज ने कहा है, आपको हेल्प आउट करेंगे समझने में। तो सर ये पार्ट 2 मैंने डिस्कस किया आपके साथ। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह सन की डिस्कशन चलेगी, थोड़ी सी ब्लैक होल की अगर जरूरत हुई तो करेंगे। ब्लैक होल में जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से भी जाके। मैंने अभी हवा में तीर नहीं छोड़े हैं, वैसे सीधी बात कह रहा हूँ, ठीक है। जितना मेरा इल्म था, हाँ इसमें कोई गलती हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे। तो ये आपके पास है जी आज का लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया ब्लैक होल्स के ऊपर, यहाँ डिस्कशन की स्टेलस एविलेशन पे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुम्मे का टाइम हो गया, फिर मान अल्लाह।